आप सभी को पता है आयुर्वेद दिवस पहले धनतेरस के दिन मनाया जाता था, धनतेरस के दिन, ठीक है ना। लेकिन धनतेरस हर बार अपना जो कैलेंडर के अनुसार डेट बदलता था, तो एक इसको ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए 23 सितंबर का दिन निर्धारित किया गया, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो दिन रात बराबर होता है। आज दिन जितने 12 घंटे तो रात भी 12 घंटे, और आयुर्वेद भी है मन और शरीर को बैलेंस करने का काम। यहां भी दिन और रात क्या हो रहा है, बैलेंस कर रहा है। इसलिए भारत सरकार ने यह दिन चुना कि भाई नहीं, हम यही मनाएंगे। इस दिन राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार भी दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय धन्वंतरी, राष्ट्रीय धन्वंतरी, ठीक है ना, वंतरी, यार राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार ही दिया गया है ना, हाँ सर वही तो दिया गया, धन्वंतरी, ठीक है ना, धन्वंतरी पुरस्कार, राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार 2025 ये भी दिया गया है। ये कितने लोगों को दिया गया है इस बार, 3 लोगों को दिया गया है। वैद्य नाम तो सबके आगे लगा देना, ठीक है ना, धन्वंतरी पुरस्कार वैद्य नाम तो सबके आगे लगा देना। ताराचंद जी, मायाराम जी और समीर गोविंद। कौन कौन सर, ताराचंद जी, ताराचंद जी, ताराचंद जी, एक इनको दिया गया है। एक वैद्य मायाराम जी को दिया गया है, मायाराम जी इनको दिया गया है, और समीर जी को दिया गया है, ठीक है ना, समीर। ये 3 नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये वैद्य वैद्य नाम आगे लगाना। आयुर्वेदाचार्य है ना, तो समीर गोविंद जमदगिनी इनका पूरा नाम है, समीर गोविंद जमदगिनी। अब जरा समझना, इन 3 लोगों को कल दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से वैद्य ताराचंद जी को, मायाराम जी को और आपके समीर गोविंद जी को राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार, चूंकि ये इसके पहले प्राप्त करता है, तो आप समझ सकते हो कि स्टैटिक जीके में भी ये कितना इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। और इस बार वैसे तो आपके आयुर्वेद दिवस का इस बार ये 10वां संस्करण है, 10वां संस्करण, लेकिन पहली बार 23 सितंबर को मनाया गया है। इससे पहले तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सर इससे पहले धनतेरस के दिन मनाया जाता था। आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ये इस बार की थीम है। क्या है सर, आयुर्वेद फॉर पीपल, ठीक है ना, पीपल एंड प्लेनेट, पीपल एंड प्लेनेट, ये इसकी क्या है सर, थीम है। आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट ये थीम है आपके किसकी लल्ला, 2025 की। तो देखो 2 ही 3 बात पूछेगा, या तो संस्करण पूछ दे, इसको मनाता कौन है, मे बी ये भी पूछ दे, आयुष मंत्रालय। इसको मनाने की जिम्मेदारी आयुष मंत्रालय के पास है। आयुष मंत्रालय इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, आयुष मंत्रालय इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, ठीक है ना। आयुर्वेद वालों का मुझे बड़ा ठीक लगता है, तुम जैसे डॉक्टर एमबीबीएस लोग हैं तो इनके नाम के आगे आप डॉक्टर देखोगे, लेकिन आप आयुर्वेद के हॉस्पिटल में चले जाइए, सबके नाम के आगे चिकित्सा अधिकारी ऑलमोस्ट लिखा रहता है। जैसे मैं भोपाल में गया हूं, सब चिकित्सा अधिकारी हैं भी। नाम कितना भावकाली लगता है, कार के आगे, गाड़ी के आगे लिख देंगे मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा अधिकारी। अब फिर जाने पे कहोगे भैया हमको बहुत तेज बुखार आ रहा है, यहाँ चोट लग गया, कहेंगे आयुर्वेद। फिर आयुर्वेद के नाम पे भारत के लोग इधर उधर हो जाते हैं, जबकि है अच्छी चीज ये, ठीक है। तो ये सब बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो गाड़ी वाड़ी भौकाल वाला मेंटेन करेंगे सरकारी अधिकारी, अब पता चलता है कि फिर वो आ गए कि आयुर्वेद। अब आयुर्वेद आ गया, आयुर्वेद के नाम पे तुम लोग नाम को भाव सिकोड़ लोगे, लगेंगे जड़ी बूटी वहीं पे पीसने। अब जड़ी बूटी पीसे नहीं कि तुम उठ के वहां से खीसे नहीं, कि तरीका इसी की तैसी। तो मुझे इन लोगों का, आयुर्वेद वाले डॉक्टरों का, वैद्य जी इनको बुलाना चाहिए, चिकित्सा अधिकारी नहीं। मेरे हिसाब से जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, ताकि एकदम क्लियर रहे ना भाई कि ये वैद्य हैं, ताकि पुरानी फीलिंग अपनी संस्कृति सांस्कृतिक उनको अपने कार के आगे भी लिखना चाहिए, वैद्य जी। नहीं सही नहीं कर रहे हैं तो चिकित्सा अधिकारी, कहां चिकित्सा अधिकारी लिख रहे हो, चिकित्सा कर रहे हैं तुम, ये लिखो ना वैद्य जी, क्लियर रहे। उधर डॉक्टर डॉक्टर अपना चिकित्सा वाला लिखें तो थोड़ा सा आनंद आवे, लेकिन अब नहीं भाई, अब लिख दे रहे हैं। हम तो आयुर्वेद के डॉक्टरों से मिले तो हम तो उनसे विनम्र निवेदन करेंगे, सर आप देसी लोग हैं, भारत की देसी परंपरा संस्कृति को आगे लेके चल रहे हैं, वैद्य जी लिखिए, नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ वैद्य जी। अब फीलिंग आवे अंदर से थोड़ी, अब वही बात है, अब फीलिंग है नहीं, चिकित्सा अधिकारी। आदमी तुरंत कंफ्यूजन में दौड़ गया, गाड़ी वाड़ी जारी लिखा है मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये वो चिकित्सा अधिकारी। अब तो चीफ मेडिकल ऑफिसर फिर क्या करे जो एमबीबीएस एमडी करके बैठा है। आगे आइएगा, तो वैद्य जी, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट इस बार की थीम है। 3 लोगों का याद रखना भैया, ताराचंद जी, वैद्य ताराचंद जी, वैद्य मायाराम जी और वैद्य समीर गोविंद जी, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। तो लेकिन आयुर्वेद, मैं ये बात खुल के कह रहा हूं, आयुर्वेद के अगर आप चिकित्सकों से कह देंगे, मैं चिकित्सक इसलिए कह रहा हूं कि भाई वो भी तो चिकित्सा ही करते हैं, कि आपके नाम के आगे वैद्य लगेगा, ऐसे मुंह फुला लेंगे, ना हमको वैद्य नहीं कहोगे, कहीं नहीं कहेंगे भाई। आप भारतीय संस्कृति को इतना आगे ले जा रहे हैं, आपको कहीं नहीं कहेंगे वैद्य, हम कहेंगे भारत की पहली त्रिसेवा। अब हमको तुम मास्टर नहीं कहोगे, शिक्षक नहीं कहोगे, यूट्यूब शिक्षक नहीं कहोगे, तो क्या कहोगे कि हम प्रोफेसर हो गए हैं? नहीं हुए हम प्रोफेसर। भारत की पहली त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी निम्न में से किस शहर में शुरू की गई है? अब देखो इसमें त्रिसेवा मतलब जल थल वायु सब जुड़ गए हैं सर, नई दिल्ली में शुरू की गई है, ठीक है ना। पुलिस एग्जाम वालों, तुम लोग तो भैया ध्यान से ही सब पढ़े रहो। पिछली बार बिहार दरोगा का जो फॉर्म आया है ना, 26 तारीख से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। अब वही यूपीएसआई में भी इसका अच्छा खासा हाल रहेगा। तो चाहे भारत के सीडीएस हो या सब लोग पहुंच गए इसमें, और नई दिल्ली में इसकी क्या हुई है, बैठक हुई है, ये याद रखिएगा। ये उतना ज्यादा आप नेक्स्ट पाएंगे। अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? ये प्रोजेक्ट बहुत दिन से लंबित था, फाइनली महाराष्ट्र राज्य सरकार ने होलकर राजवंश की महान सेनानी होलकर राजवंश से संबंध रखने वाली कौन? अहिल्या बाई होलकर जी, ठीक है ना। इस वंश का, होलकर राजवंश का, कभी कभी अब देखो ये चर्चा में है तो आपसे फाउंडर भी पूछ सकता है, कौन रहे? मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर, ये होलकर राजवंश के फाउंडर रहे और इसी वंश से बिलोंग करने वाली अहिल्या बाई होलकर जी, जिनका जन्म 1725 ईस्वी, ठीक है ना। अहिल्या बाई होलकर जी का जन्म 1725 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो शहीद मैं तो कहूंगा 1795 में, ठीक है ना। इनकी मृत्यु 1795 में हुई थी अहिल्या बाई होलकर की। तो जब मुगलों ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पे कब्जा किया था तो उन्होंने नाम बदल दिया था, अहमदनगर कर दिया था। मैं हमेशा कहता हूं ना, नाम बदलने को किसी दूसरे तौर पे मत लिया करो, ये सिर्फ इतना है, जिसकी लाठी उसका भय। सत्ता परिवर्तन मुगलों के हाथ में था, वो बदल दिए, अब सरकार के हाथ में वो बदल दिए। कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई भी हो, सत्ता का प्रयोग वही करता है, उपभोग वही करता है।
तो 1795 एक्चुअली ये जो आपके अहिल्यानगर इसलिए भी किया गया है क्योंकि जो अभी चौड़ी नाम का एक गांव है, उस चौड़ी वर्तमान जिसको आप अहमदनगर कहते थे अब तो अहिल्यानगर, वहां चौड़ी नाम का एक गांव है जहां होलकर परिवार में 1725 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ये उनका जन्म स्थान है अहिल्याबाई होलकर जी का, इसलिए इसका नाम अहिल्यानगर किया गया है। अब मुगलों ने भले बदल दिया था तो अब इसका नाम अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर कर दिया गया है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में बदल दिया गया है, अहिल्यानगर हो गया है, ठीक है ना, नाउ अहिल्याबाई होलकर। चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला कहां है भाई? वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? आपको याद है हम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार युद्ध, वैसे तो हम लोग युद्ध कई बार लड़े, एक युद्ध के समय हम लोग ऑपरेशन विजय चलाए थे। ऑपरेशन विजय हम लोगों का सफल रहा, हालांकि हम लोग का हर ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ सफल रहता है क्योंकि वो ससुरे लड़ ही नहीं पाते हैं ठीक से। ऑपरेशन विजय के नाम पर, ऑपरेशन विजय के नाम पर इसका नाम रखा गया विजयक, ठीक है ना, विजयक। ये विजयक है क्या? कौन शुरू किया है? ये शुरू किया है सर BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कब शुरू किया है सर? 2010 में शुरू, ठीक है ना, 2010 में शुरू प्रोजेक्ट विजयक। इस प्रोजेक्ट विजयक का उद्देश्य क्या है सर? इस प्रोजेक्ट विजयक का उद्देश्य रहा है लला कि वो जो आपके मतलब कि प्रोजेक्ट विजयक में वो जो आपके जैसे कि सीमा के किनारे की जो बाउंड्री जो दूसरे देशों से हम लोग सेवा करते हैं, सीमा शेयर करते हैं, वहां की सड़क का रख रखाव, सड़क रख रखाव, ठीक है ना, सड़क रख रखाव की बात करें या फिर उनके सुरक्षा की बात करें या फिर उनके मरम्मत की बात करें, ये सब इसी प्रोजेक्ट विजयक का उद्देश्य है जो 2010 में शुरू किया गया था, 2010 में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इस बार इसका 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है ना, 10वां स्थापना 2010 में शुरू हुआ और 10वां स्थापना दिवस इस बार मना रहे हैं कि नहीं भैया, ठीक है, प्रोजेक्ट विजय का 15वां, क्षमा करिएगा 15वां स्थापना दिवस, क्योंकि ये शुरू हुआ था 2010 में, तो 2010 से 2025 आ गया तो 15वां स्थापना दिवस हो गया, खेल खत्म हो गया। और ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े आर्मी से, सेना से, ऐसे क्वेश्चन पुलिस एग्जाम में खूब पूछेगा, तुम बिहार दरोगा में इसको देख लेना ना, तो वही बात है, या यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में, एमपी पुलिस में, रेलवे तो अपना ठीक है, रेलवे अभी थोड़ा सा कहेगा, यही छोटा छोटा डिफरेंस रहता है करंट में। अगर आप देखो तो रेलवे के एसएससी के इनके में कि अपना सब छांट लेते हैं। अब जैसे कल हम यूपी विशेष पढ़ाएंगे कि यूपी में पिछले 10 महीनों में क्या हुआ, और मैं आपको लिख करके देता हूं, कोई भी चैनल हो, एक आध दो चैनल मैं कहूंगा वो बहुत अच्छा करते हैं, अगर आप उनको इग्नोर कर लें, इग्नोर क्यों करेगा भाई, उनको भी काउंट करो, तो 2 ही 3 चैनल हैं जो आपको पूरा पूरा करंट अफेयर दे पाते हैं, शायद उनमें से एक मैं भी हूं, और कल मैं यूपी का पूरा करंट अफेयर दे दूंगा, पीडीएफ सीडीएफ रख लेना अपने पास लगातार, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कोई एग्जाम हो, देख लेना आएगा ये क्वेश्चन, खास करके रेलवे ग्रुप डी वालों, फुटबॉल रेलवे का फेवरेट गेम है, भी जान लो, रेलवे पूछता है लगातार 3 बार बैलन डीओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? एटेना बोनामाटी, पिछले साल भी यही जीती थी, उसके पिछले साल 2023, 2024, 2025 लगातार तीसरी बार अब की बार बोनामाटी की सरकार। बोनामाटी की सब बात करें तो ये फ्रांस स्पेन के लिए खेलती हैं, किस देश के लिए खेलती हैं सर? स्पेन की प्लेयर हैं। और ये स्पेन के अलावा अगर इस तरीके से बात किया जाए कि किस क्लब के लिए, जैसे होता है ना कि विराट कोहली भारत के लिए खेलते हैं, उसके अलावा आरसीबी के लिए, तो स्पेन के अलावा ये बार्सिलोना क्लब के लिए भी खेलती हैं, बार्सिलोना के लिए ये खेलती हैं। ये तो महिला का हो गया। अगर पुरुषों में बात किया जाए कि सर ये बैलन डी'ओर अवार्ड फुटबॉल के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड में से एक माना जाता है। अगर अच्छा अभी जैसे कि ये लिखा है कि पहली महिला खिलाड़ी हैं, ये 3 बार लगातार इस अवार्ड को पाई हैं। पता है इससे पहले भी 2 ही प्लेयर ऐसे हुए हैं जो 3 बार अवार्ड को पाए हैं, एक आपके मिचेल प्लाटिनी और लियोनेल मेसी। एक प्लेयर है मिचेल प्लाटिनी और लियोनेल मेसी, ये 2 प्लेयर और हैं जो लगातार 3 बार अवार्ड पाए हैं। मिचेल प्लाटिनी ये 1983 से 85 तक, 1983, 84 और 85, ये 3 बार। वहीं लियोनेल मेसी की अगर बात की जाए तो इसने अब तक सर्वाधिक 8 बार ये अवार्ड प्राप्त किया है, 8 बार प्राप्त करता, 8 बार अवार्ड प्राप्त करता है। और लियोनेल मेसी ने 2009 में, 2010 में, 2011-12 में 9 से लेके 12 तक लगातार ये प्राप्त किए हैं। 2009 में, 10 में, 11 में ये लगातार यहाँ पे अवार्ड को प्राप्त करते रहे लगातार। अच्छा सर ये तो आपने बता दिया कि महिला, पुरुष में भी तो कोई जीता होगा, ओस्मान डेम्बेल, वो भी नाम याद रखना। पुरुष श्रेणी में बैलन डी'ओर अवार्ड किसने जीता है? तो सर ओस्मान इन्होंने जीता है। ओस्मान डेम्बेल की बात कर दी जाए, ओस्मान डेम्बेले, ये ओस्मान डेम्बेले जो है ये पुरुष श्रेणी में 2025 के क्या हैं फुटबॉल प्लेयर है जिनको ये दिया गया है। सर ये पीएसजी के लिए खेलते हैं, पीएसजी इनका क्लब कौन सा है सर? पीएसजी, ये वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्लब भी घोषित किया गया है जिसको आप पेरिस सेंट जर्मन कहते हैं। और कोई बता सकता है कि इनका देश कौन सा है ओस्मान डेम्बेल का? ये जैसे कि ये हैं आपके एटेना बोनामाटी स्पेन की है, मिडफील्डर हैं, उसी तरीके से इनका ओस्मान डेम्बेल का बताना है आपको। गुरुजी कहीं और नहीं, इनको फ्रांस से खिलवा दीजिए, फ्रांस, ठीक है ना, फ्रांस। तो ओस्मान डेम्बेल ये फ्रांस के हैं, इनको मिला है बैलन डी'ओर अवार्ड। महिलाओं में स्पेन के एटेना बोनामाटी को लगातार 3री बार अवार्ड मिला। आइए मैडम इन लोग को बता दीजिए, कोई क्रीम नहीं लगाती हैं, समझी तुम लोग? अब लड़कियां देखने लगे लिपस्टिक लगाई है क्या? लिपस्टिक मत देखो, सोचो कितना बढ़िया काम कर रही है लड़की। लड़को तुम लोग देख लो, है शकल पे कुछ नहीं होता, देख लीजिए अवार्ड विनर है सब, करोड़ों अरबों रुपया कमा ले गए। इधर ससुर हम लोग से बिहार दरोगा नहीं निकल रहा है, ना एमटीएस निकल रहा है, ना सीजीएल निकल रहा है। ये दोनों का ब्याह हो जाए, दोनों का अगर मान लो हम लोग शादी करवा दें, हम लोग भारत के लोग तो जैसे ही लड़का लड़की देखते हैं, हाँ ब्याह के लिए ठीक है, दोनों जीते हुए ब्याह करा दिया जाए तो बढ़िया नहीं रहेगा? तुम लोग कर लो भैया, तुम लोग आपस में शादी कर लो, इन लोग का कुछ मत सोचो। मैडम आप तो कर ही लीजिए, लड़के आपको बेवकूफ बना देंगे। भैया देख लियो,
हम सब सेट कर दिए हैं, शादी में जरूर आना। और ये उस्मान भाई और बोनामाटी आपस में मान गए हैं, शादी तय। बैलेंडी हो रहा है लाइक कहेंगे। लड़कों का देखो अभी उम्मीद नहीं छोड़ने से, इतना बड़ा बड़ा सिमली भेज रहे हैं हरा। मैडम छुप जाइए, आप छुप जाइए, छुप जाइए, आप रहिए सर। अगला तो उस्मान डेम्बेल, बस उस्मान डेम्बेल को याद रखो, ठीक है। चलिए आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्या है, मार पूरा दे दिया, रट लेना जितना तुमको रटना हो। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। एक्चुअली देखो कोई काम एक दिन का रिजल्ट नहीं होता है। एक्चुअली रेशम विकास की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे आया, लेकिन इसके लिए जानते हो मेरा रेशम मेरा अभियान, ठीक है ना, मेरा रेशम मेरा अभियान, मेरा अभियान, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चलाया हुआ था, मेरा रेशम मेरा अभियान, और इस प्रोजेक्ट के लिए इसको दिया गया ये अवार्ड। एक्चुअली अगर रेशम की बात की जाए तो रेशम में अगर ऐसे जियोग्राफी चीन नंबर 1 पे है। रेशम की कुछ प्रजाति है, ओक, महबरी, तिशार, ठीक है ना, ओक, महबरी, टसर, ये सब रेशम की प्रजाति है। एक हिस्ट्री में भी इसमें क्वेश्चन आता है, ये तो मान लो जियोग्राफी हो गया, ये करंट अफेयर हो गया, ये हिस्ट्री कि रेशम मार्ग पर कब्जा, ठीक है ना, रेशम मार्ग पर कब्जा वैदिक इतिहास में कौन सा वंश था, तो सर वो कनिष्क वाला जो कौन सा कुजुल कट फिशेस, कुषाण वंश, ठीक है ना, कुषाण वंश वालों का कब्जा था, कुषाण वंश वालों का कब्जा था। तो आंध्र प्रदेश सरकार, सर क्यों दिया गया एक्चुअली, अच्छा आंध्र प्रदेश को इसी रेशम के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम तो भूल ही गए होगे, कह दो याद है, हम जब बताएंगे तो अपने आत्मा से सोच लेना। इसी आंध्र प्रदेश को 2025 में 15 अगस्त के दिन सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए भी, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी झांकी का भी अवार्ड दिया गया था, याद आ रहा है, दिया गया था। वो रेशम वाली झांकी ही निकाला था, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड भी दिया गया था। एक्चुअली लल्ला हुआ क्या है, जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है उसका 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उसके 76वें स्थापना दिवस के अवसर पे आंध्र प्रदेश को बेस्ट रेशम राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। अब मैं वो झांकी आपको याद दिला दूं, आपके आंध्र प्रदेश ने रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी इसको दिया गया है। ये वो झांकी भी है जो इसने 15 अगस्त को 2025 को निकाला था, इसके लिए भी बेस्ट झांकी अवार्ड इसने जीता था, ये भी याद रखिए। अब देखो इसके गड़िया पे भी लिखा है माई सिल्क माई प्राइड, मेरा रेशम मेरा अभियान, इतनी दिन से चलाया हुआ है। सहतूत के पत्तों पे इसके कीड़े की खेती की जाती है, समझ रहे हो। तो अब ये या तो आज वाला पूछ देगा या फिर पूछ देगा कि रेशम विकास बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये केंद्रीय रेशम बोर्ड सीएसबी, इसका 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है, उसी अवसर पे ये दिया है। या तो 8 महीना पुराना करंट अफेयर पूछ देगा कि 15 अगस्त 2025 को, ठीक है ना। देखो एक कोई दीपक नाम का है, वो डार्लिंग ओर्लिंग वर्ड लिख रहा है, शर्म नहीं आ रहा होगा, ससुर सुबह सुबह पेट में भरा होगा मल मूत्र, जाके कहीं फ्रेश हो लेते, ताकि हमारी क्लासवा में डार्लिंग ओर्लिंग लिख रहा है, पगला गया वो कहा यार तू, हमको समझ नहीं आता है। सुबह सुबह पेट में प्रेशर रहता है आधे लड़के लड़कियों को कि भैया सर पढ़ा लें, उससे पहले जाके फ्रेश हो ले, नहीं हिलो मार रहा है।